हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो एक खूबसूरत सी लोकेशन में, नेचर के बहुत पास, जहां बाहर चिड़िया के चहचहाने की आवाज आ रही है और दूर मंदिरों का भजन भी सुनाई पड़ रहा है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो आज सेमीकंडक्टर्स के दूसरे लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल। अब ये जो टॉपिक है एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल, होता तो बड़ा मस्त टॉपिक है, पर कई बच्चे इसे किताब से पढ़कर या इधर उधर से पढ़कर बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं बहुत टफ है ये। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के लेक्चर में आपको ये बात रियलाइज होगी। आपको 100% क्लियर करूंगा कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। उसके बाद जब आप एनर्जी बैंड समझ जाओगे विथ एग्जाम्पल एकदम डिटेल में, फिर आपको मैं बताऊंगा कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। ये एक सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम आपको डिफरेंस बताएंगे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, या ये कह दो ऑन द बेसिस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसके बेसिस पे डिफरेंस बताएंगे। इसके पहले सेमीकंडक्टर्स के लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था टॉपिक से, ये बताया था कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये कहां कहां यूज होते हैं, और आपको टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर बताए थे। और लास्ट में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बीच में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, कि जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम वो कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी ज्यादा वो सेमीकंडक्टर, और जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा वो इंसुलेटर। तो आज उसको नहीं, आज एकदम एटॉमिक लेवल पे हम डिफरेंस पता करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, जो कि आएगा एनर्जी बैंड से। तो अगर आपने ये सारे टॉपिक नहीं देखे थे तो आप YouTube पे सर्च करो सेमीकंडक्टर 01 फिजिक्स वाला, और वो लेक्चर देखकर यहां आओ तो ज्यादा मजा आएगा। तो हेडिंग लगाओ एनर्जी बैंड्स, एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल, एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल। अब यहां हम थोड़ा सा ये मान के चलेंगे कि आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है, कि आपने थोड़ा बहुत बोहर मॉडल, एटम का मॉडल आपको पता है। हम क्रिस्टल की बात करने जा रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ों एटम होते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि सिंगल एटम के बारे में आपको पता है कि एटम के अंदर एक क्या होता है, सलमान खान होता है, और एटम के बाहर आमिर खान, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जी लेवल होता है, तो वो सब मान के चलेंगे आपको आता है। सो इन एन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी of an electron depends upon the orbit it is revolving in। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है कि वो किस ऑर्बिट में है। ये किसने कहा था? बोहर, एटॉमिक मॉडल ने कहा था, बोहर्स थ्योरी है कि नहीं। एनर्जी लेवल्स बोल दिया था, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स याद है, थोड़ा बहुत याद होगा आपको। यहां से याद है n इज इक्वल्स टू 1 है तो इसकी एनर्जी होती थी माइनस, खाली को इस तरफ लिख लो, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम की बात की थी ना। n इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो याद है आपको, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा तो माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा तो माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। ये बोहर ने हमें बताया था कि n की वैल्यू चेंज होगी, उसके साथ एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रॉन पहली शेल में होगा उसकी एनर्जी ये होगी, जो इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में होगा उसकी एनर्जी ये होगी। हाँ डेफिनेटली ये किसके लिए था? एच एटम के लिए थी बातें। खैर, मतलब सारे एटम्स में एनर्जी लेवल होता है, बट एक बात जो आपने वहां नहीं सोची और अब आप सोचोगे कि ये थ्योरी थी, हाँ एच लाइक एटम नहीं, ये थ्योरी थी आइसोलेटेड एटम्स के लिए, और रियलिटी में आइसोलेटेड एटम्स तो होते ही नहीं है। हाँ मिल सकते हैं डिस्कवरी वगैरह के लिए, बट अदरवाइज तो एटम्स क्रिस्टल में मिलते हैं हमेशा। सिंगल सिल्वर का एटम कहां मिलता है? सिंगल कॉपर का एटम कहां मिलेगा आपको? सिंगल सिलिकॉन का एटम कहां? आपको तो क्रिस्टल मिलते हैं, बने बने पीस मिलता है एक, है ना। तो यानी ये जो मॉडल है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, ये शायद क्रिस्टल में अप्लाई नहीं हो पाएगा, ये सिंगल एटम का है। और हम पढ़ने जा रहे एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में एनर्जी लेवल नहीं होता है ना,
in isolated atom, discrete energy levels are present like straight lines. एक लाइन के बराबर, स्ट्रेट नहीं होती, कर्व होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही गोल गोल घूमता है, खैर मतलब एक लाइन के बराबर एनर्जी लेवल होता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या तो -13.6 एग्जैक्ट होगी या -3.4 एग्जैक्ट होगी। आपने एक, ध्यान सुनो, आपने एक एटम उठाया, सपोज कर लो सिलिकॉन का, मान लो सिलिकॉन पे भी यही एनर्जी है, वैसे तो अलग होगी सिलिकॉन की, ठीक। आपने एक एटम सिलिकॉन का उठाया, उसके सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आपने देखा, सबसे अंदर जो है n=1, उसकी एनर्जी -13.6। दूसरे सिलिकॉन के एटम को उठाया, उसके इलेक्ट्रॉन को देखा जो एकदम अंदर छुप गया बैठा है n=1 में, उसकी एनर्जी -13.6। तीसरे की भी, चौथे की भी, और जितने भी एटम उठाओगे सबकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो सबसे पहली शेल में -13.6। वेरी ट्रू। पर यही एटम्स मिलके जब क्रिस्टल बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं रहेगी। तब एक स्ट्रेट लाइन से आप एनर्जी नहीं, तब आपको एक बैंड बनाना पड़ेगा। तो ये समझाने जा रहे हैं। दिस इज द केस ऑफ आइसोलेटेड एटम। दिस इज द केस ऑफ आइसोलेटेड एटम। इन अ क्रिस्टल एटम्स कम क्लोज, करीब 2 to 3 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे आते हैं, 10 की पावर -10 मीटर, एकदम करीब आ जाते हैं। Atoms come close and the electrons have some new interactions. इलेक्ट्रॉन के पास कुछ नए इंटरैक्शन है। भाई एक सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन के पास क्या इंटरैक्शन था? एक आइसोलेटेड एटम में एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या इंटरैक्शन था? एक तो अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट कर रहा है, एक अपने न्यूक्लियस से, बस। आइसोलेटेड है और कहीं पूरी दुनिया से नहीं कर रहा, आइसोलेटेड है। बट क्रिस्टल में क्या है कि एटम के अगल बगल एटम है, एटम के पीछे एटम, एटम के आगे, एटम के ऊपर, हर तरफ एटम्स है। यानी ये इलेक्ट्रॉन अब नए लोगों से मिलने लगा है, इसके पड़ोसी और बन गए, ये इधर उधर बातें करेगा, इसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है। Have some new interactions. जैसे पहला इंटरैक्शन हो गया with electrons of neighboring atoms, इनसे घुल मिल जाएगा। और दूसरा with nucleus of neighboring atoms, ये neighboring atom के न्यूक्लियस से भी घुलने मिलने लगेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा होगा यार। क्रिस्टल में क्या होगा? क्रिस्टल में एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन भी तो रिपेल करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को अपना न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है। यहां इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये सारी फोर्सेस नहीं थी, यहां इसके ऊपर फॉरेन फोर्सेस लगने लगी हैं। फॉरेन मतलब तुरंत नहीं, फॉरेन मतलब बाहर की फोर्सेस। इसकी एनर्जी बदल जाएगी यार। अब इसकी एनर्जी ये नहीं होगी, आइसोलेटेड एटम की एनर्जी थी, इसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी ड्यू टू दिस इंटरैक्शन। और कई किताबें तो ये भी बता रही हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स ना ओवरलैप करने लगती हैं क्रिस्टल में। क्रिस्टल में फ्यूजन जैसा थोड़ा थोड़ा हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि मान लो ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, सुनो ध्यान से। तो क्या होता है, कुछ ऐसा कहानी बन जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसका ना होकर इसका भी हो जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉन इसका ना होकर इसका भी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अरे पढ़ाई होगा। मान लो सिलिकॉन सिलिकॉन में बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना। एक सिलिकॉन का एटम 4 बॉन्ड, जैसे कार्बन का 4 बॉन्ड बनता था। बहुत मजा आने वाला, तुमको पूरी कहानी समझा। कार्बन 4 बॉन्ड, सिलिकॉन भाई कार्बन फैमिली से ही आता है, कार्बन के नीचे रखा है। अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, वहीं से तो आए हैं ये। तो कार्बन जैसे ही ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 बॉन्ड कौन से बनते हैं? कोवेलेंट। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग। शेयरिंग मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी, ये इलेक्ट्रॉन तेरा भी, ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी, ये इलेक्ट्रॉन तेरा भी। ओवरलैप कर जाती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आउटर ऑर्बिटल्स ऑफ कोर्स, इनर नहीं। पर इनर के ऊपर भी फर्क तो पड़ता ही होगा ना। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन भी, बगल वाला न्यूक्लियस उसको भी तो खींच रहा होगा थोड़ा बहुत, कम ही सही करता तो होगा।
तो डिस्टर्ब हो गया इलेक्ट्रॉन, इन शॉर्ट डिस्टर्ब। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये नहीं है कुछ इससे बदल जाएगी, अभी और बताएंगे, पढ़ते जाओ। तो ये चीज समझ में आई आपको, इलेक्ट्रॉन्स कैन ओवरलैप। दिख रहा है सब, समझ में आ रही कहानी की नहीं भाई। 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जैसे कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बगल वाले से बना लिया इसने, बगल वाले से। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ही इलेक्ट्रॉन शेयर, ये इलेक्ट्रॉन अब मेरा ना रहा, ये मेरा भी है और तेरा भी, इलेक्ट्रॉन मेरा ना, मेरा भी है तेरा भी है, तो बढ़िया शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, मस्त एकदम। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 न्यूक्लियस का इफेक्ट लग रहा है, अभी तक 1 का लग रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 न्यूक्लियस का लग रहा है, अगल बगल वाले न्यूक्लियस भी इसको खींच रहे होंगे। मतलब बहुत सी थ्योरीज अंदर चल रही है जिसको पढ़वाना पॉसिबल नहीं है। इतना समझ में आ रहा है कि ये आइसोलेटेड एटम नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन को किसी ने डिस्टर्ब कर दिया है ना। डिस्टर्ब हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोग बोलते थे, 2nd 3rd ईयर में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसका नाम था आदित्य तिवारी। तो हम लोग के रूम में कभी कोई जूनियर आ जाए, और जूनियर जब सेमेस्टर आते थे, जैसे वहाँ एग्जाम आते हैं, तो एग्जाम के टाइम क्या होता है, सर मैं सोच रहा हूँ ना ये एग्जाम छोड़कर मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर दूं। तो हम लोग एक दूसरे से बोलते थे डिस्टर्ब हो गया लड़का। तो वैसे ही तुम भी अभी डिस्टर्ब हो गया आजकल, है ना, देना तो पेपर ही है। सो दीज आर द न्यू इंटरैक्शंस, पढ़ाई पे आओ, दैट कम्स इन क्रिस्टल। ओके, इसको मिटा दूं मैं, नोट कर लिया। अब देखो मजा आने वाला है तुमको। मिटा दूं, ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एनर्जी बैंड्स पढ़ने जा रहे हैं आप, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि एनर्जी बैंड की कहानी कहां पे आने वाली है, क्रिस्टल में आने वाली है, जब बहुत से एटम पास आएंगे और सिलिकॉन का हमारे पास एक पीस बन जाएगा, एक स्लैब बन जाएगा, वहां पे आएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, या शेयरिंग नहीं भी हुई है तो अगल बगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस, ये हर चीज में होगा, सिर्फ सेमीकंडक्टर्स में नहीं कह रहा मैं, ये हर जगह होगा। दिस विल हैपन एनीवेयर जहां पे भी क्रिस्टल है किसी चीज का, ठीक है। अब क्या होगा इससे, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब तो हो गया। अब सुनो, इन अ क्रिस्टल, ध्यान से, इन अ क्रिस्टल ईच एटम हैज अ यूनिक पोजीशन। हर एटम की पोजीशन यूनिक है, सिमिलर नहीं है, यूनिक है। या ऐसे कह लो, हेंस ईच इलेक्ट्रॉन has unique position, लिख लो, बताते हैं, and hence each electron has unique interactions। बता रहे। मान लो ये क्रिस्टल है हाथ में, ठीक है, हाथ में मान लो क्रिस्टल है। ये जो यहां वाला एटम है वो इस एटम से अलग है कि नहीं, इसके चारों तरफ एटम्स हैं, इसके सिर्फ इस तरफ, ये इस कॉर्नर वाले एटम के सिर्फ इस तरफ एटम। आप कहोगे सर ये एटम बराबर ना, भाई बराबर कैसे है? इसके इस तरफ 10 एटम है, इसके इस तरफ 20 एटम है। कोई भी 2 एटम क्रिस्टल में 100% सेम तो नहीं होगा, कुछ आसपास होगा, थोड़ा तो डिफरेंस होगा, है। सोचो मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे सब लोग लाइन में लग जाओ और एक भीड़ बना लो, गोला बना लो, तो कोई भी 2 लोग 100% सिमिलर तो नहीं हो पाएंगे। एक इंसान कहेगा मेरे आगे 10 है, मेरे पीछे 10 है, उसके जस्ट बगल वाला क्या बोलेगा, मेरे आगे 9 है, पीछे 11 है। हाँ आप समझे, इसके बगल वाला क्या बोलेगा, मेरे बगल में 9 है, इधर 11 है। तो सबकी पोजीशन डिफरेंट होगी। एक अगर क्रिस्टल है तो उसमें हर एटम की पोजीशन थोड़ी तो डिफरेंट होगी, कहीं की तो इंटायरली डिफरेंट है। कॉर्नर वाले की बीच वाले से कंपेयर कर दो, कॉर्नर वाले की यहाँ इधर से कंपेयर कर दो, कॉर्नर वाले की कहीं टॉप वाले से कंपेयर कर दो, सरफेस वालों की अलग है, अंदर वालों की अलग है, अंदर में भी हर एक नेबर की पोजीशन अलग, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अलग। हर एक इलेक्ट्रॉन, आई एम सेइंग हर एक इलेक्ट्रॉन, नॉट ओनली द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, एवरी इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिक पोजीशन एंड हेंस यूनिक इंटरैक्शन। एक इलेक्ट्रॉन के इंटरैक्शन बाकियों से अलग है, इसका मतलब हेंस, इतनी बार हेंस नहीं लिखते अंग्रेजी में, तो हम अंग्रेजी थोड़ी ना पढ़ा रहे, हम फिजिक्स पढ़ा रहे। एंड हेंस ईच इलेक्ट्रॉन will have different energy level। हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अलग होगा। आपके पास 2 सिलिकॉन के एटम हैं, दोनों का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी एनर्जी अलग होगी।
आपके पास 10 सिलिकॉन एटम है, 10 के आउटर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग। आपके पास 1 मोल सिलिकॉन एटम है, तो 1 मोल एटम यानी 10 की पावर 23 एटम्स के आउटर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट, इनर की भी डिफरेंट, इनर की थोड़ी कम डिफरेंट होगी, इनर पे इफेक्ट कम आएगा, खुद ही सोचो सोचो। एंड द इलेक्ट्रॉन्स हैव सम न्यू इंटरैक्शंस, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ये सब इंटरैक्शन ज्यादा होंगे ना, पड़ोसियों से घुलना मिलना, इन्हीं का तो घुलना मिलना ज्यादा होता है ना, जो बाहर होंगे, जो एकदम अंदर उनका तो घुलना मिलना कम ही होगा। जो बाहर साइड रिवॉल्व कर रहा है वो अगल बगल से बात करेंगे, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, अंदर वाले तो बैठे रहेंगे। होगा होगा अंदर वालों का भी होगा, हमेशा नहीं करें नहीं होगा। हम एक बार भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि इनर इलेक्ट्रॉन्स का इंटरैक्शंस नहीं है ना, हम बोलेंगे है, इसका भी है, इसका भी है। ठीक, खैर हमारे सिलेबस में बाहर वाले ही हैं बेसिकली। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि इंटरैक्शंस छोड़, हम क्या बोल रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन हैज यूनिक पोजीशन, सबकी पोजीशन अपने आप में अलग, सबके अलग अलग इंटरैक्शन। एक मान लो 10 कोर से रिएक्ट, 10 बगल वाले न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, इधर 9 को कर रहा है, सबका अपना अपना काम, यानी हर इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट एनर्जी। यानी आपने 1 मोल सोडियम एटम लिए, सिलिकॉन नहीं सोडियम कर लो, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, 1 मोल सोडियम एटम लिए 10 की पावर 23, तो हर सोडियम एटम के आउटर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब अलग हो गई। आइसोलेटेड स्टेट में सबके आउटर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम थी, यहां सबकी यूनिक है क्योंकि सबकी पोजीशन यूनिक है। ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल, ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल इवन व्हेन, ये भी लिखो, इवन व्हेन they belong to same orbit of isolated atom, same orbit क्या same सबशेल बोल दो, same सबशेल of isolated atom के same सबशेल के, फिर भी एनर्जी अलग। their energies, अब ऐसा भी नहीं कि बहुत अलग हो गई कि 13.6 से अचानक से 10 हो गई, ऐसा नहीं। देयर एनर्जीज आर स्लाइटली, ज्यादा नहीं, स्लाइटली ग्रेटर और स्मॉलर देन देयर ओरिजिनल एनर्जीज इन आइसोलेटेड स्टेट। बहुत ज्यादा भी अंतर नहीं होगा, थोड़ा सा आइसोलेटेड स्टेट है ना। अब समझ रहे हो क्या हुआ कि एक जो एनर्जी लेवल था 13.6 वाला, या सबसे ऊपर उठा लो -0.85 वाला, कोई भी उठा लो, अब कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से थोड़ी सी ज्यादा, कुछ की थोड़ी सी कम, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, किसी की थोड़ी ज्यादा, उसकी थोड़ी ज्यादा, उसकी थोड़ी, उसकी थोड़ी थोड़ी, थोड़ी कम, थोड़ी 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 थोड़ी, तो एक एनर्जी लेवल बहुत सारे एनर्जी लेवल में बट गया, और वो सारे एनर्जी लेवल इतने पास पास रखे हैं कि वो एनर्जी बैंड जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। दीज, चलो पहले लिख लो, फिर एक एग्जांपल से ये चीज फील कराते हैं। लिखो, यूनिक पोजीशन वाली कहानी समझ में आई, ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करें, सबसे ज्यादा इंटरैक्ट कौन करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उन्हीं को मजा आएगा, पड़ोस में क्या इधर क्या उधर क्या है। जो घर के अंदर है वो बिजी है यार, वो भी इंटरैक्ट कर रहे हैं पर इतना नहीं। नोट कर लो, पॉज करके मैं हट जाता हूं। हाँ, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस वेरी डिसेंट। मिठाई है तो फिर से एक बार, यूनिक इंटरैक्शन से सबके हर एक इलेक्ट्रॉन यूनिक है क्रिस्टल में। पहले ये बात अपने दिमाग में डाल लो, क्रिस्टल में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, आइसोलेटेड में सेम है। मैंने एक सोडियम का एटम उठाया, मैंने दूसरे सोडियम का एटम उठाया, इसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, इसका बाहर इलेक्ट्रॉन 100% सेम, सेम एनर्जी। क्रिस्टल में जैसे ही मैंने कोई भी 2 सोडियम एटम, क्रिस्टल सोडियम का क्रिस्टल था, सोडियम क्रिस्टल से मैंने, बहुत सॉफ्ट होता है ना, नाइफ से काट दिया चाकू से, 2 एटम निकाल लिए, 2 एटम निकाला, दोनों के आउटर इलेक्ट्रॉन, अरे तुम दोनों की एनर्जी अलग अलग क्यों? क्योंकि हमारी पोजीशन अलग है, हमारे घर अलग है, हमारे इंटरैक्शंस अलग है। यार तुम्हारी एनर्जी तो -13.6 होनी चाहिए, तुम्हारी -13.6, इसकी कितनी है -13.55, इसकी कितनी है -13.50, थोड़ी सी अलग, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। इसकी कितनी है, इसकी देखिए मैंने -13.8, इसकी कितनी है -13.2, इतना डिफरेंस भी आ सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है।
हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग होगी। अब देखो मिटा के बताते हैं, मिटा रहे 1 2 3 4 5। एक एग्जाम्पल लेंगे ना, मजा आ जाएगा तुम्हें, एनर्जी बैंड फील हो जाएगा। इसके बाद एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल और है, वो उन्होंने सेमीकंडक्टर्स पे ही दिया है, सिलिकॉन जर्मेनियम पे। एक तो पता है ये बैंड थ्योरी ना, इसको बैंड थ्योरी भी बोलते हैं। बैंड थ्योरी ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हर एलिमेंट की अपनी अपनी तरीके हैं बैंड बनाने के, सेम भी नहीं होती, आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाई जाती है। चलो खैर, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। अच्छी किताबों में, एनसीईआरटी में इसका नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ सिलिकॉन जर्मेनियम का एग्जाम्पल है, वो भी बताएंगे हम, इसका एचसी वर्मा में दिया हुआ है एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। तो सपोज कर लो कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम है, सपोज वी हैव 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। इतना ज्यादा, अरे यार 1 मोल इतना सा तो होता है, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स यानी करीब करीब 6 × 10 टू द पावर, अरे यार सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूं, 6.022 नहीं, 6 × 10 पावर, करीब करीब 10 की पावर 23 एटम्स है हमारे पास। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर तो बताओ 11, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, इतना सबको पता है, 2 2 4 6 10 1 11, एक एटम। अच्छा, अगर मैं सोडियम का आइसोलेटेड स्टेट में एनर्जी लेवल बनाऊं तो ऐसा बनेगा। आइसोलेटेड स्टेट में अगर मैं सोडियम के एनर्जी लेवल्स बनाऊं, चलो सबको बनाते हैं। तो आइसोलेटेड स्टेट में मान लो यहां सोडियम का न्यूक्लियस है कहीं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये न्यूक्लियस है, तो ये मान लो हो गया 1s, इसके बाद 2s, इसके बाद 2p, 2s 2p क्लोज होंगे, सबशेल्स हैं, उसके बाद 3s है। सबसे पहले मान लो हो गया मेरे पास 1s, इसके बाद हो गया 2s, इसके बाद हो गया 2p और उसके बाद हो गया 3s। ऐसा होगा। ये किस स्टेट में है बच्चों? ये आइसोलेटेड स्टेट में है। हर एटम के लिए सेम होगा, सबके 1s इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यही, सबके 2s इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो भी यहां पे लिखा हो 13.6 जो भी हो डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर क्रिस्टल बन जाए अगर क्रिस्टल बन जाए तो क्या होगा कि हर सोडियम के एटम का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो अगल बगल बहुत इंटरेक्शन करेगा, और बहुत इंटरेक्शन करेगा तो उसकी एनर्जी इससे थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम, यानी ये जो सिंगल लाइन आपको दिखाई पड़ रही थी, ये जो सिंगल लाइन आपको दिखाई पड़ रही थी, ये स्प्लिट टाइप की हो जाएगी और इसमें से बन जाएंगे ढेर सारे एनर्जी लेवल्स। एक सिंगल लाइन से बन गए ढेर सारे एनर्जी लेवल्स जो कि बहुत क्लोज हैं। आई रिपीट, जो कि बहुत क्लोज है, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। अच्छा, कितनी लाइंस बनेगी ये कोई बताएगा? सोचो सोचो सोचो, कितनी लाइंस बनेगी, सोच के बताओ। क्या हर एक आउटर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूनिक होने वाली है? बिल्कुल, क्योंकि सबकी पोजीशन यूनिक, सबका इंटरेक्शन थोड़ा तो डिफरेंट है। यानी अगर सोचो ध्यान से तो यहां पे मेरे ख्याल से 10 की पावर 23 एनर्जी लाइंस बनने वाली हैं, और 10 की पावर 23 एनर्जी लाइंस बनेंगी विद इन अ विड्थ ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो विड्थ है ये 1 ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने 7.6 का 10 हो गया या इधर 15 हो गया 16, नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से 0.5 ऊपर जा सकते हैं, 0.5 नीचे, बस इतना ही होगा अगल बगल से। यार पड़ोसियों से इतना ही फर्क पड़ता है, अपने घर से इंसान बंदा होता है। तो 10 की पावर 23 एनर्जी लाइंस बनी, अरे 6 × 10 की पावर, समझ रहे हैं हम भी, 6 × सर 10 की पावर 23 एनर्जी, हाँ ठीक समझ रहे हैं, उसकी भी 6 है ना, सिंप्लिसिटी के लिए हम बोल रहे हैं, करीब करीब 10 की पावर 23 एनर्जी लाइंस इतने में। तो क्या तुम्हें एनर्जी लाइंस दिख रही होंगी कि बैंड लिख रहा होगा? एनर्जी लाइंस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर which appears as a band, and इसी को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एनर्जी बैंड आइसोलेटेड एटम में होगा कि क्रिस्टल में? क्रिस्टल में।
क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का इंटरैक्शन अगल बगल से भी होने लगता है, अगल बगल से होने लगता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या बढ़ जाती है घट जाती है। हर इलेक्ट्रॉन अलग है तो सबकी एनर्जी लेवल अपनी अपनी अलग अलग होगी। अच्छा, दो एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? इसमें कितनी लाइन है? 10 की पावर 23। ये विड्थ कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स अप्रोक्सीमेटली क्या 10 की पावर -23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा? अब यार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की पावर 23 में डिवाइड हो जाएगा तो 10 की पावर -23 नहीं हो जाएगा? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 की पावर -23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इन दोनों के बीच में 10 पावर -23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कंसेक्यूटिव के बीच। इतनी पास लाइन है ना कि दो लाइंस के बीच का डिफरेंस, जैसे आइसोलेटेड एटम्स में, बोर तो नहीं है, आइसोलेटेड एटम्स में डिफरेंस -13.6, -3.4, -1.51 है, डिफरेंस है। यहां दो लेवल के बीच का डिफरेंस -10 की पावर 23। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड इनटू 10 पावर 23 पार्ट्स। सो ये लाइंस नहीं दिखने वाली है आपको, ये आपको एक बैंड विच अपियर्स एज अ कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड। आपको ये डिस्क्रीट लाइंस नहीं दिखने लगेंगी आपको, जबकि है डिस्क्रीट। एक्चुअल में डेफिनेटली हर एटम की अपनी, हर इलेक्ट्रॉन की अलग एनर्जी है, पर आपको अपीयर होगा एनर्जी बैंड। स्प्लिटिंग इनकी भी होगी पर उससे कम। ये समझ में आ रहा है? अंदर वाले लेवल्स कम डिस्टर्ब होंगे अगल बगल से ना। जैसे 1s तो बिल्कुल डिस्टर्ब ना होगा। 1s को अगर हम क्रिस्टल में भी बनाए तो 1s ऐसा ही बना क्रिस्टल में, स्प्लिटिंग ना हुई इसकी, वहां तक इंटरैक्शन ही नहीं जा रहे। 1s कहां अगल बगल से, ये न्यूक्लियस है, इसके बाद 1s, इसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां बगल वाले से कुछ इंटरैक्शन कर पाएंगे यार? तो ये तो करीब करीब स्ट्रेट लाइन, करीब करीब। 2s थोड़ा सा आके फैल जाता है तो 2s आके थोड़ा सा यहां पे फैल गया, एनर्जी बैंड इनका भी बन गया, चलो, है ना। 2p की बात करें तो 2p भी थोड़ा फैल गया, इनका भी एनर्जी बैंड बन गया। तो विड्थ ऑफ एनर्जी बैंड आप देखो जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाओगे कम होता जाएगा, ठीक है। इसमें भी 10 की पावर 23 लाइन है, बट इसमें स्पेसिंग बहुत ही कम है। इसमें ज्यादा एनर्जी अप या डाउन नहीं हो पाई क्योंकि इनके इंटरैक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। इनके एनर्जी में उतना चेंज नहीं हुआ जितना आउटर वाले के होता है। तो जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जाओगे विड्थ ऑफ एनर्जी बैंड कम होती जाएगी। क्रिस्टल में सबसे ज्यादा कहां दिखता है? आउटर में। द इनर इलेक्ट्रॉन्स नियरली, ये एनसीईआरटी की लाइन है, रिमेन अनअफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम्स। तो एनसीईआरटी ऐसा बोलती है ना, हमने बोल दिया। तो और आप अपने सिलेबस में सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पढ़ोगे। आप अपने सिलेबस में यही पढ़ोगे कि आउटर इलेक्ट्रॉन ही स्प्लिट करता है। सारी कहानी हमको किस पे पढ़नी है? आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे। हमें सिर्फ वैलेंस शेल की बात करनी है, हमें सिर्फ आखिरी शेल की बात करनी है, ठीक है। विड्थ ऑफ बैंड नीचे नीचे जाते हुए कम हो जा रहा है। क्यों कम हो जा रहा है? क्योंकि इंटरैक्शंस इतने ज्यादा नहीं हो पाए, ठीक है। ये 2s का बैंड, ये 2p का बैंड और ये 3s का बैंड। नोट कर लीजिए व्हाट इज दिस? एनर्जी बैंड। अच्छा, एनर्जी बैंड के अंदर भी दो चीजें आई, एक है कंडक्शन बैंड और एक है वैलेंस बैंड। वो भी समझते हैं। ध्यान से देखो, सोडियम में ये जो आखिरी शेल है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसमें मेरे ख्याल से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते। एनर्जी बैंड क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। विड्थ सब समझ, ठीक। मेरे ख्याल से 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2p में कितने हो सकते हैं? 6, तो ठीक है, पूरा भरा हुआ दिखाया। 2s में कितने हो सकते हैं? 2 पूरा भरा है। 1s में कितने? 2 भरा है। 3s पूरा भरा नहीं है, तो 3s को ऐसे तो आप यहां ऐसे दिखा दे रहे हो। नोट कर लो, फिर से बनाते हैं एक बार, पॉज करके नोट कर लो पहले। मिटा रहे? किसी को डेफिनेशन बता पाओगे एनर्जी बैंड की क्या होती है? इन आइसोलेटेड एटम्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम एज द एनर्जी लेवल इन विच दे लाई and those energies can be represented by straight line discrete energy levels, but in crystal atoms come close and the outer electrons या electrons of an atom interact with neighboring nucleus as well as neighboring electrons, and hence the energy of electron either slightly increases or slightly decreases. Each electron has a unique position in a crystal, hence each electron will have
unique interaction and hence unique energy level. These energy levels are so close to each other that they appear as a continuous energy band. ये बना के दिखा देना, मिटा रहे? अच्छा, तो हम क्या बता रहे थे कि इसी एनर्जी बैंड के अंदर कहानी थोड़ी और बढ़ाते हैं, इसे बना लिया होगा ये। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि बच्चों 3s पूरी तरह से फिल तो नहीं है, 3s तो यार आधा ही भरा है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे। तो एक्चुअल में जो 3s का डायग्राम एनर्जी बैंड का बनना चाहिए, एक्चुअल डायग्राम ऐसे बनना चाहिए। यहाँ पे है एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वेकेंट है, इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर रहे हैं। थोड़ा ऐसे बना देते हैं, चलो एनर्जी लेवल लाइंस तो हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, ये फील्ड है और वो वेकेंट है, हाफ फील्ड है नहीं 3s और वेकेंट है। तो ऐसा कहा जाता है बच्चों कि जिस आखिरी एनर्जी बैंड, नीचे भी एनर्जी बैंड है ना जी, ये नीचे वाला पूरी तरह से भरा हुआ है, इसके नीचे वाला भी पूरी तरह से भरा हुआ है और उसके नीचे वाला जो लाइन है वो भी भरा है, ठीक है। अच्छा, दिस इज आर 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p एंड दिस इज 3s। जो आखिरी आपका एनर्जी बैंड है और जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसको आप बोलते हो वैलेंस बैंड। अभी डेफिनेशन बताएंगे थोड़ी देर बाद और, ठीक है। फिर से अभी एक और एग्जांपल लेंगे। और वैलेंस बैंड के ऊपर जो एनर्जी का बैंड है, यहां पे एनर्जी लेवल्स तो हैं बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो वैलेंस बैंड के ऊपर का बैंड है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब यहां तो इनके बीच में कोई गैप नहीं है, जैसे 3s इसका वैलेंस। अब इसमें पता है कई किताबें गलत बताई हैं 100%। कई किताबें बोलती हैं कि सोडियम के लिए 3s होता है वैलेंस बैंड और 3p होता है ऐसा कंडक्शन बैंड। अगर कोई ये बता रहा है गलत बता, यही इसका वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड। तो यहां तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, कई बार बाउंड्री होती है, मतलब सेपरेटेड होते हैं, एनर्जी गैप होता है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर कर लेंगे। थोड़ा बहुत आप समझे कि वो बैंड, एनर्जी बैंड जिसमें फाइनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर जो बैंड है वो कंडक्शन बैंड। हाँ, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। बस वैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड वो कंडक्शन बैंड। बेटा रे थोड़ा बहुत समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी चीज का, एनर्जी बैंड को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने, तो उसको भी पकड़ लेते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक, मैं अपने मार्कर में एक डाल दूं, फिर स्टार्ट करते हैं उसको। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ, चलो तो एनर्जी बैंड अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर्स का, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम का। तो आओ, एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, दोनों का सिमिलर होगा, ठीक है। ये है क्या, सेमीकंडक्टर्स है ना, दोनों सेम फैमिली के हैं, कार्बन फैमिली के हैं, तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स इनके सेम होंगे। आउटर इलेक्ट्रॉन की कहानी पढ़नी भी है तो करीब करीब सिमिलर। सो मान लेते हैं कि हमारे पास वी हैव अ क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, और 1 मोल एटम नहीं लेंगे, एनसीईआरटी में इसके कैपिटल N एटम्स बोले हैं, तो हम लोग भी कैपिटल N ले लेते हैं। क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन कंटेनिंग कैपिटल N एटम्स ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। कैपिटल N 10 की पावर 23, 10 की पावर 24 के ऑर्डर का है, बहुत बड़ा है। कैपिटल N 10-12 नहीं है, कैपिटल N एटम मतलब 5 मोल एटम, 10 मोल एटम, है ना। 10 मोल एटम बहुत हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 23, तो 10 की पावर 23 के ऑर्डर का है, ठीक है। N इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 23, 10 की पावर 24। आपको एक आइडिया होना चाहिए ना, एनसीईआरटी में भी लिखा है कैपिटल N एटम्स है ना। उसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है बड़ा आसान। अच्छा, किसके हैं, सिलिकॉन के हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है भाई साहब 14, कार्बन के जस्ट नीचे 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें सिलिकॉन की, तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 और 3p में कितने चाहिए 2, 2 2 4 6 10 2 12 2।
अब यार हम लोग इनर शेल्स की बात नहीं करेंगे, इस बार सिर्फ आउटर एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे। अंदर वाले क्या है, कंप्लीटली फिल्ड ही हैं, तो उसमें ना वैलेंस बैंड होगा ना कंडक्शन बैंड होगा, वो तो पूरे भरे हुए हैं, ये सब भरे। तो हम बात करेंगे इसकी आउटर एनर्जी लेवल की। ये है आउटर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। ये ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे अगल बगल। तो हमारे पास एक 3s है और एक 3p है, ठीक है। सो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट ये दोनों है, थर्ड ऑर्बिट आउटर है, और आउटर ऑर्बिट ऑफ ईच सिलिकॉन एटम, मेरे ख्याल से 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है हर सिलिकॉन एटम के, 2 s में है 2 p के, ठीक है। कितने सिलिकॉन एटम है हमारे पास, n। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट विल बी, मेरे ख्याल से 4n हो जाएंगे। अब अगर ये 4n इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम्स में है, तो इन सभी 4n इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होगी। 4n की नहीं, एक्चुअल में इनकी सेम होगी, इनकी 2n की सेम एनर्जीज होगी। सारे 2n इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम जो 3s में है, और उन सारे की सेम जो 3p में है, अगर आइसोलेटेड है। बट क्रिस्टल में तो ऐसा नहीं होगा। रुको, नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल्स जो अवेलेबल है, भरी है नहीं भरी है हमें नहीं पता, अवेलेबल इन ईच सिलिकॉन एटम। थोड़ा ध्यान से देखना, ये पार्ट कंफ्यूज कर सकता है। एक सिलिकॉन एटम में कितने आउटर एनर्जी लेवल है, मेरा आंसर है 8। जरा समझना, जरा समझना। देखो 3s में 2 एनर्जी लेवल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2 एनर्जी लेवल, और 3p में 6 एनर्जी लेवल है। एक एटम की बात कर रहे हैं। देखो 8 कैसे आए, 2 हो गए आपके s के और 6 हो गए p के। अगर आप 3s बनाओगे तो बच्चों 3s ऐसा बनेगा कि नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जब आप 3p बनाओगे तो 3p में ऐसे बनेगा, px py pz, इसमें हाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। 1 2 आने को 1 2 3 4 5 6 भरे 4 ही हैं, अभी भरे 4 ही हैं, पर इतने आ सकते हैं। मैंने बोला नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल्स अवेलेबल इन ईच सिलिकॉन एटम 8। 2 s में एनर्जी लेवल है और 6 p में। अभी ये बात नहीं कर रहे कि अलग अलग हैं कि सेम, हाँ हम मान रहे हैं कि ये 2 एनर्जी लेवल सेम हैं और ये 6 के 6 सेम होते हैं, डी जनरेट होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ये एनर्जी इसकी एनर्जी इसकी एनर्जी, px py pz डी जनरेट इन नेचर होते हैं। केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो थोड़ी बहुत, px py pz डी जनरेट, इनकी एनर्जी सेम है आइसोलेटेड एटम्स में। इन 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है आइसोलेटेड में, इन 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है आइसोलेटेड में। अब रुको, नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल्स अवेलेबल इन क्रिस्टल, जब क्रिस्टल बन जाएगा तो कितनी आउटर एनर्जी लेवल है। एक में एनर्जी लेवल है 8, असल में 2 ही है, एक 3s एक 3p। आई अग्री, एक 3s है एक 3p है, मान रहा हूं, है ना। बट 8 अलग अलग तो बन सकते हैं ना उसके अंदर, ये 2, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट पोजीशन लेनी है, ये सोचो ना। अब जब नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल्स अवेलेबल इन क्रिस्टल, तो क्रिस्टल में कितने एटम है, n, तो मेरे ख्याल से 8n एनर्जी लेवल्स बनेंगे। क्या लग रहा है, सिर्फ 2 ही बैंड बनेंगे, मतलब 2 ही एनर्जी लेगी यहां से 8n नई एनर्जी। अरे भाई ऐसे समझो, एक मिनट, ऐसे समझो, जब क्रिस्टल बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसे समझो, समझ में आ जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 2 4 2 6। आउटर 3D नहीं लेंगे हम यहाँ पे, 3D का यहाँ पे नहीं दिखा रहे। आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 3D की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इससे, इसलिए नहीं, क्योंकि 4s आता है फिर 3D खुलता है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, तो वो नहीं आएगा। 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और हर जो इलेक्ट्रॉन आ सकता है उसकी क्रिस्टल में पोजीशन यूनिक होगा, उसका इंटरैक्शन यूनिक होगा, तो उसकी एनर्जी यूनिक होगी। यानी क्रिस्टल में कितने एनर्जी लेवल्स बनेंगे, 8n, n मतलब 10 की पावर 23। जैसे पिछली बार सोडियम में कितने में स्प्लिट हुआ था, 10 की पावर 23, इस बार 8 × 10 टू दी पावर 23, उतने ही है करीब करीब,
10 पावर 23 और या 10 की पावर 24, 10 की पावर 25, इतनी एनर्जी लेवल क्रिस्टल में। भाई क्रिस्टल में इससे थोड़ी ना एनर्जी लेवल बन रहा है, इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। अभी 4 इलेक्ट्रॉन है पर कितने हो सकते हैं? 8। अरे खाली वाले बैंड भी तो रहेंगे एनर्जी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जैसे 3s में एक कंडक्शन बैंड एक वैलेंस बैंड बनाया था सोडियम में, खाली वाले तो खाली भी तो होंगे। यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुस सकते हैं। इस आउटर एनर्जी लेवल में, जो आउटर एनर्जी लेवल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उन 8 इलेक्ट्रॉन का इंटरैक्शन डिफरेंट होगा हर एक इलेक्ट्रॉन का, यानी 8n इलेक्ट्रॉन का इंटरैक्शन डिफरेंट होगा, 8 नहीं 8n का। हर एटम के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और सबके आउटर इलेक्ट्रॉन का इंटरैक्शन अलग अलग। इसका 3s2 ये वाला सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन और किसी दूसरे एटम का 3s2 यूनिक है। तो टोटल कितने एनर्जी लेवल बन गए? 8n एनर्जी लेवल्स बन गए। इलेक्ट्रॉन इतने नहीं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4n। इसका मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ नहीं आई बात समझ में अभी भी। अवेलेबल 8n एनर्जी, यार ये 8n एनर्जी लेवल कैसे दिखेंगे आपको? बैंड के फॉर्म में 8n क्या होगा एक्चुअल में? 2n होंगे s के और 6n हो जाएंगे p के, है ना? n n n n n n n n मतलब इसके 3s 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 सब बहुत सारे आइटम 3s2 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 कितने एटम्स? n एटम्स। एक एटम में 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। n एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 2n। तो 2n तो हो गए s के, ये स्प्लिट करके 2n एनर्जी लेवल और ये वाले स्प्लिट करके 6n। 6 इलेक्ट्रॉन है और n एटम्स है, सबके 6 इलेक्ट्रॉन यूनिक, यानी टोटल कितने एनर्जी लेवल हुए? 6n, है ना? ये समझना। सो आउट ऑफ अवेलेबल 8n एनर्जी लेवल्स 4n आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहे हैं क्योंकि 4n इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एंड 4n आर वैकेंट। देखो सबकी एनर्जी बैंड की कहानी अलग है। अभी आपने एक मेटल की पढ़ ली, एक सेमीकंडक्टर की पढ़ रहे हो, हर मेटल की भी अलग है। अभी आपने सोडियम की पढ़ी थी, मैग्नीशियम की थोड़ी कहानी अलग हो जाती है। अभी आपको एल्यूमिनियम कहानी पढ़ा है वो अलग हो जाएगी, सिलिकॉन की अलग है, डायमंड की पढ़ोगे इंटायरली अलग है। थोड़ा बहुत हम सीख रहे हैं। तो 4n आर फिल्ड, 4n आर वैकेंट। तो दिमाग में क्या चला भाई? पहले तो लोअर एनर्जी लेवल बढ़ेंगे तो दिमाग में ये चलता है कि सारे s भरे होंगे। 4n भरने हैं ना, तो पहले सारे s भरे, 4 ही तो इलेक्ट्रॉन हैं, 4 ही तो, पहले 2 इसमें भरे होंगे। भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 3s2 3p2 का, तो ये होता है। इसमें तो 2 भरोगे नहीं। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ऐसे ऐसे बढ़ोगे, है ना? तो दिमाग में यही तो चलेगा कि क्या होगा ओवरऑल, कि 2n इसमें भरे होंगे और 2n इसमें भरे होंगे। इसकी एनर्जी लेवल्स खाली है कितने? 2n यहां से खाली है और इसमें एक खाली है, यानी 2n, ये 4n इसके खाली होंगे, इसके 4n खाली होंगे, 2n भरे, इसके 2n भरे। ऐसा चल रहा है ना। 4n आर वैकेंट। जो 4n फील्ड है वो कैसे होंगे? 2n होंगे s के और 2n होंगे p के। ऐसा दिमाग में चलता है बट ऐसा होता नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है खेल में, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ जाता है। अरे सर क्या क्या हो रहा है इसमें? एक ग्राफ बनाएंगे अभी समझ जाओगे, हल्की सी चीज है, टेंशन नहीं। हाँ इतना पकड़ लो कि 8n एनर्जी लेवल्स में से 4n भरे हैं, 4n खाली है। ये 4n जो भरे हैं इन्हीं को हम बोल देते हैं वैलेंस बैंड, जो खाली है वो कंडक्शन बैंड। बट जरूरी नहीं कि कंडक्शन बैंड हमेशा खाली हो, ये बात समझ लेना। और वैकेंट एट, लिख लो यहीं पे, 0 केल्विन। अभी समझो इसको अभी एनर्जी दे दोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से यहां भी तो आ सकता है। हाँ, अभी टेम्परेचर बढ़ा दो, हीट कर दो तो इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां चला आ जाएगा। तो 4n जो कंप्लीटली वेकेंट है वो किस पे है? 0 केल्विन पे। कुछ समझ में आया? कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास एक एटम में सिलिकॉन के? आउटर इलेक्ट्रॉन्स, इनर की अब बात नहीं करनी, इनके एनर्जी लेवल से ज्यादा हमें मतलब, इनके एनर्जी बैंड से मतलब नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन। n एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 4n इलेक्ट्रॉन। एक एटम में आउटर कितने एनर्जी लेवल? 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि एनर्जी लेवल हमें इलेक्ट्रॉन से देखना है। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी नई एनर्जी बननी, यूनिक पोजीशन की वजह से। एक एटम में 8 एनर्जी लेवल हो सकते हैं, 2s के 6p के। क्रिस्टल में कितने एनर्जी लेवल हो जाएंगे? 8n, हर एक इलेक्ट्रॉन की यूनिक पोजीशन। ये 8 एनर्जी लेवल आपको कैसे दिखेंगे? एनर्जी बैंड जैसे दिखेंगे, क्योंकि बहुत क्लोज होंगे। 8 × 10⁻23 एनर्जी लेवल क्लोज 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 क्लोज। अब इसमें 4n में इलेक्ट्रॉन है, 4n में नहीं है,
तो वो 4n इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं? क्या 2n इसमें चले जाते हैं, 2n इसमें? नहीं, ऐसा नहीं होता, यही बता रहे हैं बेटा। एक ग्राफ दिखाएंगे, एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, 1 2 3 4 5। इससे अच्छा तो सर किताब में हमने पढ़ लिया था कि एनर्जी गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो इंसुलेटर है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो कंडक्टर है, सॉरी सेमीकंडक्टर है, और एनर्जी गैप एकदम ही जीरो है तो फिर कंडक्टर है। बस सर खत्म, आप तो काहे का बता रहे हो। सुनो 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 सुनो, अरे सुनो तो मजा आएगा। एक हम ग्राफ देखने जा रहे हैं, आओ आओ, बहुत प्यारा सा मैं तुम्हें ग्राफ दिखाऊं, खुश हो जाओगे तुम ये देख के। इस तरफ हम लेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और यहां हम लेंगे 1/r, 1/r इस तरफ, वेयर r इज एटॉमिक सेपरेशन। कहा लिखा जाए, यहां लिखते हैं, वेयर r इज एटॉमिक स्पेस, दो एटम के बीच का स्पेस, ये r है। तो इस तरफ जब आप जाओगे तो 1/r बढ़ेगा, यानी r कम होगा। इस तरफ जब जा रहे हो तो डिस्टेंस कम हो रहा है एटम के बीच में, धीमे धीमे एटम पास आ रहे हैं। मतलब देखो ना, 1/r बढ़ रहा है, 1/r बढ़ रहा है, मतलब r कम हो रहा है। तो यहां पे है आइसोलेटेड स्टेट, आइसोलेटेड स्टेट मतलब अभी क्या है, 1/r बहुत छोटा है, 1/r छोटा मतलब r बहुत बड़ा, यानी एटम्स बहुत दूर है। यहां पे क्या होगा, 1/r की वैल्यू करीब करीब 0 है। इस जगह पे 1/r की वैल्यू करीब करीब 0 है। 1/r 0 कब होगा, जब r इनफाइनाइट हो, मतलब एटम्स बहुत दूर है। धीमे धीमे 1/r की वैल्यू बढ़ती जा रही, यानी r की वैल्यू कम होती जा रही है, एटम्स क्लोज आ रहे हैं। तो यहाँ कहीं क्रिस्टल दिखने लगेगा आपको, ये बना देंगे एग्जैक्टली कहाँ पे तो बताएंगे, यहाँ पे क्रिस्टल आ गया। अब आइसोलेटेड एटम में क्या होगा, अगर हम सिलिकॉन की ही बात करें, जर्मेनियम का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। सिलिकॉन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरे पास, कहाँ लिखा जाए, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखते हैं। सिलिकॉन का क्या आया था, 3s2 3p2। जर्मेनियम इसी फैमिली का है, इसके जस्ट नीचे है, तो 4s2 4p2 हो जाएगा, यानी सारी कहानी सेम रहेगी, 3s2 3p2। तो सारे 3s की एनर्जी सेम होती है, सारे 3p की। तो आइसोलेटेड एटम्स में क्या होगा, ये होंगे आपके 3s वाले, l की वैल्यू 0 होती है, l पढ़ा है ना, क्वांटम नंबर, अरे s सबशेल, 3s सबशेल, और यहां पे ले लेते हैं हम l इज इक्वल्स टू 1 3p सबशेल, ठीक है। तो अभी देखो लाइन बनी है, 3s में आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन सेम हैं, और जितने भी एटम्स में 3s के इलेक्ट्रॉन है, यहां जितने भी सिलिकॉन के एटम्स हैं, तुम सबके 3s में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, तुम सबकी एनर्जी सेम है, ठीक। तो 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3s में। ये n वाला खेल ही नहीं समझ में आया सर। देखो n एटम्स हैं, एक एटम के s में कितने 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो सब में 2n। और कितने स्टेट्स हैं आपके पास, 2n स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, 2n s स्टेट्स। s की कितनी स्टेट है, 2n। अरे यार देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये 3s और ये 3p, ये अच्छा। p में देखा जाए तो कितनी स्टेट्स हैं, 2 इसमें, 2 2 4 2 6, एक में 6 हैं, n एटम्स में कितने हो जाएंगे, 6n स्टेट्स। इसमें देखो 2n स्टेट्स हैं और 2n इलेक्ट्रॉन है सब में। इसमें 6n स्टेट है, भरे कितने हैं, 2n इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम, बल्कि जितने भी 3p वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी एटम्स के 3p, सबकी एनर्जी सेम। अब क्या हुआ कि 1/r बढ़ा, यानी r कम हुआ। जब एटम क्लोज आएंगे तब क्या होगा, ये आउटर इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करेंगे, इनकी एनर्जी थोड़ी चेंज होगी, दोनों की, s की भी और p की भी। तो 3s की एनर्जी थोड़ी सी चेंज हुई और कुछ ऐसे फैल गई, और 3p की एनर्जी भी थोड़ी चेंज हुई और कुछ ऐसे फैल गई। और यार जैसे जैसे पास है वैसे वैसे इंटरैक्शंस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। द मोर दे कम क्लोजर, the more they interact with neighboring atoms, with neighboring electrons and neighboring core और न्यूक्लियस, और उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग हमें दिखती गई, या उतना ज़्यादा एक्सपेंशन हमें दिखता गया। और एक टाइम ऐसा आ गया कि भाई दोनों आपस में ओवरलैप कर गए, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। कुछ नहीं यार, 3s की एनर्जी इतनी बढ़ गई कुछ 3s इलेक्ट्रॉन की, और कुछ 3p इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी कम हो गई कि मिक्सअप होने लगे। अब समझ में नहीं आया कि कौन से 3p के इलेक्ट्रॉन है, कौन से 3s।
जो टोटल 8n स्टेट्स हैं, अब आप बता नहीं सकते कि कौन से स्टेट s के हैं, कौन से स्टेट p के हैं। आपको जब हमने एनर्जी बैंड दिया सिलिकॉन का, हमने कहा बताओ इस 8n एनर्जी लेवल में s का कौन सा, p का कौन सा खून हिंदू का, कौन सा खून मुस्लिम का, तो आपको नहीं पता। अभी मेरे पास एक बहुत अच्छी कॉल आई एक हिंदू लड़के की, रिक्वेस्टिंग फॉर अ मुस्लिम फैमिली जिनके ऊपर हेल्थ क्राइसिस चल रहे हैं कि उनकी हम हेल्प करें, तो मैं उसको कम्युनिटी में डालने की कोशिश करूंगा। ऐसी चीज़ें कम्युनिटी से अवॉइड करते हैं, पर्सनल हेल्प लिमिट, मतलब मैं ये बता रहा हूँ ये सब चीज़ें से ऊपर है, नीचे बेस लेवल पे कुछ नहीं पड़ रहा, हिंदू मुस्लिम सब वैसे ही चल रहा है। कम बैक टू टॉपिक। तो लास्ट में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से 2n से आए और कौन से 6n p से आए, मिक्स हो गए। कुछ s की एनर्जी इतनी बढ़ी, कुछ p की एनर्जी इतनी घटी कि अब सब आपस में मिक्सअप होना स्टार्ट हो गए। और मिक्सअप होते 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 आगे समय और आगे बढ़ा, मिक्सअप होते 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 समय का चक्र और आगे बढ़ा, ठीक है। कुछ ऐसी कहानी बन गई और 1/r बढ़ते 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 1/r बढ़ते 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 कहीं यहां पहुंच गया, जहां पे हम बोल देते हैं कि क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गया, जहां पे r की वैल्यू r0 के बराबर हो गई, वेयर r0 इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ क्रिस्टल। क्रिस्टल बन चुका है, अब एटम्स बहुत क्लोज हो चुके हैं और दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है वो r0 है, जो क्रिस्टल की स्पेसिंग है। उस समय हमने देखा कि अब यहां पे क्या हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है। ये 6n स्टेट पहले तो अलग अलग हुई, पहले 6n स्टेट कैसी थी, सेम थी। एक एटम के 3p में आने वाले 6 इलेक्ट्रॉन सेम, और सभी एटम के 6 इलेक्ट्रॉन 100% सेम। एक तो इनकी एनर्जी सेम और इनकी दूसरे के 3p के साथ भी एनर्जी सेम, तो 6n स्टेट्स जो थे वो एक लाइन से दिख रहे थे, अलग अलग नहीं थे। अभी क्या हुआ इसमें आके कि 6n स्टेट्स अलग हो गए और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2n इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हुआ, 2n स्टेट्स भी अलग अलग हो गए। हाँ डेफिनेटली इसको ज्यादा वाइड होना चाहिए, ऐसे भी सवाल मत करो यहां पे, ठीक है। ये कितने स्टेट्स हैं, 2n स्टेट्स, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2n इलेक्ट्रॉन। बट इसके बाद क्या हुआ, कुछ स्प्लिटिंग हो गई भैया। ये वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा और सारे देखो यार क्या हुआ, जब दो ऑर्बिटल मिलेंगे या दो ऑर्बिट्स मिलेंगी, तुम खुद बताओ, कुछ इलेक्ट्रॉन 2n इलेक्ट्रॉन इसमें 2n इलेक्ट्रॉन इसमें, अगर दोनों को मिलने का मौका मिल गया तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेगा, लोअर एनर्जी लेवल में। अभी तक नहीं मिले थे आइसोलेटेड एटम्स में, आइसोलेटेड स्टेट में, आइसोलेटेड एटम्स में ये नहीं मिले थे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े हुए थे। हाँ, पर ये क्या हुआ, मिक्सिंग हुई। जैसे ही मिक्सिंग हुई तो ये जो 2n इलेक्ट्रॉन थे, हमने कहा चलो लोअर एनर्जी लेवल में, तो ओवरऑल पूरे एनर्जी बैंड्स कुछ नीचे आ गए और कुछ एनर्जी बैंड ऊपर बन गया। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग आए और ऊपर पूरा खाली रह गया। मतलब क्या हुआ कि 2n और 6n की मिक्सिंग हुई, कि 2n और 6n की मिक्सिंग हुई। यार बहुत एनर्जी लेवल है, बहुत सारे एनर्जी लेवल है। और यहां पे हमें मिले, और यहां पे हमें मिले 4n स्टेट्स, और यहां पे फिर हमको मिले 4n स्टेट्स। 2n स्टेट ये, 6n स्टेट ये, मिलके 8। अब 8 में क्या हुआ कि भैया डिवीजन हो गया, कि 4 रहेंगे वेकेंट और 4 भरेंगे। 4 की एनर्जी कम हो गई और 4 की एनर्जी ज्यादा हो गई। रीमिक्सिंग ऑफ या इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गया। इसको आप हाइब्रिडाइजेशन से भी समझ सकते हो। ये 4n स्टेट्स कैसे हैं, कंप्लीटली वेकेंट है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं इनमें 0 इलेक्ट्रॉन है। और ये 4n स्टेट्स कैसे हैं, कंप्लीटली फिल्ड हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं।
यानी शुरू में लग रहा था कि 2n यहां रहेंगे 2n यहां, ऐसा नहीं हुआ, पहले मिक्सिंग हुई, 4n कंप्लीटली वेकेंट, 4n कंप्लीटली फिल्ड। जो सबसे आखिरी, ये एनर्जी बैंड ही तो है, ये भी एनर्जी बैंड, दो एनर्जी बैंड बन गया ना। जो सबसे आखिरी एनर्जी बैंड हो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, दैट बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के ऊपर जो भी बैंड है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में कहीं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। जरा देखो, पहले था यहां बीच में एक बार आया था, बट जब क्रिस्टल बन गया तो क्रिस्टल में दो ही एनर्जी लेवल है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के लिए। क्रिस्टल में आखिरी इलेक्ट्रॉन के पास दो ही ऑप्शन है, या तुम वैलेंस बैंड में रहो या तुमको कहीं से एनर्जी मिलती है चोरी वोरी करके तो तुम कूद के कंडक्शन बैंड में चले जाओ। तुम बीच में नहीं रुक सकते। तो बीच में हम बोलते हैं EG, या इसको बोला जाता है कैपिटल FEG, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ सकता। और ये सारा डायग्राम ट्रू है एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे मैंने कंडक्शन बैंड को वेकेंट दिखा दिया है, क्योंकि आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी गैप कूदने लायक होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ना। ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन कूद सकता है। तो ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड और ये फॉरबिडन। अब आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा खेल क्लियर हो गया होगा। एनर्जी बैंड क्या है? जब एटम्स बहुत ढेर सारे आसपास आते हैं तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स या इनर इलेक्ट्रॉन सब इंटरैक्ट करते हैं अगल बगल, तो एक सिंगल एनर्जी स्प्लिट हो जाती है ढेर सारी एनर्जी लेवल्स में, और इतने ढेर सारे एटम्स हैं और स्प्लिटिंग इतने कम स्पेस में होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एरिया के अंदर इतनी स्प्लिटिंग हुई है कि इसके अंदर इतने ढेर सारे एनर्जी लेवल है। ये देखने में ऐसा लगता है एक कंटिन्यूअस बैंड बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। हमने मेटल्स के लिए देखा, सोडियम का एनर्जी बैंड देखा, तो लास्ट जो था 3s वो आधा भरा आधा खाली, हमने बोला वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। फिर हमने सिलिकॉन की बात की, तो सिलिकॉन के हमने n एटम्स लिए क्योंकि एनसीईआरटी में लिया है, तो हमने देखा सिलिकॉन में टोटल आउटर 8 एनर्जी लेवल हैं, 2n यहां भरे हैं, 2n यहां, ऐसा लग रहा था आइसोलेटेड में, बट एक्चुअल में ये मिक्स हो गए। मिक्स हो गए, क्या हुआ? 8n बिखर के 4n फैल गए। 3s3p2, 8 एनर्जी लेवल है एक एटम में, n में हो जाएंगे 8n, उसमें से 4n एनर्जी लेवल। देखो बड़ा आसान है। 8 आउटर एनर्जी लेवल है, 8 आउटर एनर्जी लेवल है एक एटम में, तो n एटम में हो गए 8n, उसमें से 4 भरे हैं यानी 4n भरे हैं, 4n खाली हैं। अब ये नहीं बता पाओगे कौन सा s कौन सा p, p की आइडेंटिटी खत्म, वो आइसोलेटेड एटम में थी। और ये sp नहीं है, ये वैलेंस बैंड है, वो कंडक्शन बैंड है। और इसको आप सबशेल का नाम मत दो। और बीच में है फॉरबिडन एनर्जी गैप, यहां नहीं आ सकते आप। अभी 0 केल्विन पे वो कंडक्शन बैंड खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन यहां है, बट अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ सकता, इसके बाद कूद के वहीं जाना पड़ेगा। सोडियम में ऐसा कोई गैप नहीं था। ठीक है, चलो अब डेफिनेशन लिखते हैं वैलेंस बैंड की, कंडक्शन बैंड की और फॉरबिडन एनर्जी गैप की। मिटा रहे? पॉज करके नोट कर लो, 1 2 3 4 5। ओके, तो इतने कॉम्प्लेक्स डायग्राम को हटा के हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं और थोड़ी सी डेफिनेशन लिखते हैं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप की। एनर्जी गैप भी होता है, सिर्फ एनसीईआरटी में एनर्जी गैप लिखा हुआ है, उसी को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं कि यहां नहीं आ सकते, है ना। चलो तो एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं पहले हम। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं अपना वैलेंस बैंड, इसको हम मान लेते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, हमने एकदम बार जैसा बना लिया, इसको हमने मान लिया कंडक्शन बैंड, है ना, एकदम सिंपल डायग्राम बना लिया। मान लेते हैं कि वैलेंस बैंड हमारा भरा हुआ है और मान लेते हैं कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी है। वैलेंस बैंड की जो आखिरी एनर्जी है उसको बोलते हैं EV, और कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी है उसको बोलते हैं EC। ठीक है, यहां पे एनर्जी है y एक्सिस पे। ठीक है, इनके बीच में जो गैप है दैट इज कैपिटल EG, या जिसको आप बोल सकते हो FEG, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और डेफिनेशन लिखते क्या करके? वैलेंस बैंड, देखो ऐसे तो बोल सकते हो कि वो बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या ऐसे बोला जाता है रेंज ऑफ एनर्जीज
possessed by valence electrons in a crystal. रेंज ऑफ एनर्जी है ना, क्रिस्टल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कोई एक डिस्क्रीट एनर्जी या उसकी एक लाइन वाली एनर्जी तो होगी नहीं, अलग अलग होगी, रेंज ऑफ एनर्जी होगी। समझ रहे हो? अगर आप एक सिंगल एटम सिलिकॉन का रहते और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछते, हम बता देते आइसोलेटेड एटम की। आप बोलो कि सर मेरे पास ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, आप बताओ कि इस वाले एटम के वैलेंस शेल की एनर्जी क्या, हमें नहीं पता क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग। तो रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by valence electrons in a crystal is called valence band. ये डेफिनेशन है, ठीक। it contains simple valence electron, सिंपल डेफिनेशन ये है, that energy band which contains valence electron। तीसरी बात सुनो, इन इलेक्ट्रॉन से आप कंडक्शन नहीं कर सकते। these valence band electron do not या कैन नॉट कंडक्ट, ऐसे लिखो, these electrons, these VB लिख दूं, वैलेंस बैंड को बोलते हैं VB, ठीक है, कंडक्शन बैंड को बोलते हैं CB। These valent band electrons do not participate in electrical conductivity। हाँ, वैलेंस बैंड भरा हो या खाली हो, ये कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। ये एक्चुअल में ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। तो कंडक्शन बैंड की जो एग्जैक्ट सही डेफिनेशन है, वैसे तो मैं पहली डेफिनेशन ही लिख दूंगा, रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय, बट रुक जाओ, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो है द बैंड अबव, द एनर्जी बैंड अबव वैलेंस बैंड is called कंडक्शन बैंड। एक्चुअल डेफिनेशन तो यही है इसकी। बाकी आप किताब में देखोगे तो आपको शायद कहीं ये भी मिल जाए, रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by free electrons in a crystal। देखो, एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को आप थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो ये कूद के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और तब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, क्या पता आप थोड़ी सी एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करके कुछ थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी पहुंच जाए, है। तीसरी बात, इट कैन, या ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स may और may not exist here। इसीलिए मैंने पहली डेफिनेशन बोली, ज्यादा सही है ना। इलेक्ट्रॉन may और may not exist here। चौथी बात, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो कंडक्टिविटी की कहानी है वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बंधे हुए हैं, जैसे ही वो कूद के वहां पहुंचते हैं फ्री हो जाते हैं, कंडक्शन के एक वो रीजन में आ गए, अब वो कंडक्शन कर सकते हैं। ये हुआ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। उनके बीच में क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसको भी समझते हैं। नोट कर लें इसको, पॉज करके नोट करें, मिटा रहे, 1 2 3 4 5, मिटा रहे, 1 2 3 4 5, ओके।
चलो, तो अब बात करने जा रहे हैं हम Eg, और ऐसे भी लिखा होगा डेल्टा Eg और FeG, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक, दिस Eg इज इक्वल्स टू EC माइनस EV। कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी है उसमें से वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी को माइनस कर दो। कई लोग बोलते हैं द डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, तो कई बच्चे सोचते हैं कि बीच से डिफरेंस लेना, नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है क्या? कहानी तो समझ ही गए हो। इलेक्ट्रॉन्स में गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड में गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड में गेन एनर्जी and jumps to conduction band. The electron cannot be found in the region between वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये ना प्रोहिबिटेड एनर्जी लेवल्स हैं, फॉरबिडन एनर्जी लेवल्स हैं, यहां आना मना है, ये शैतान का घर है ना। सम एनर्जी लेवल्स इन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर फॉरबिडन, है ना, रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इसी को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर है? दीज एनर्जी लेवल्स आर टुगेदर known as forbidden energy gap। और यही एनर्जी गैप डिफरेंस समझाएगा इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स का। अगर ये गैप जीरो है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन तुरंत कंडक्शन बैंड में बढ़िया कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल। अगर गैप कम है, मतलब जीरो है, तो तुरंत अवेलेबल। अगर गैप बहुत बड़ा है, एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच नहीं पा रहा, वहां जाके नाच नहीं पा रहा, नाचेगा तभी तो कंडक्ट करेगा, वहीं तो फ्री होगा। यहां तो बंधा है, माँ बाप ने बंदिशें लगा रखी है, तो वो इंसुलेटर बन गया। और अगर गैप बीच का है तो सेमीकंडक्टर। चलो मिटा रहे हैं, लिखो 1 2 3 4 5, मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट करो। 1 2 3 4 5 लिखो। डिफरेंस बिटवीन, अब एक्चुअल डिफरेंस आया, between conductors, semiconductors and insulators on the basis of energy gap या on the basis of energy bands, जैसे लिखना चाहो, एनर्जी बैंड से ही कहानी सारी समझे हो। on the basis of energy bands, difference between conductors, semiconductors and insulators on the basis of energy bands। यहां पे हम ले लेते हैं सबसे पहले कंडक्टर्स, उसके बाद हम ले लेते हैं सेमीकंडक्टर्स, और लास्ट में ले लेते हैं इंसुलेटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड्स। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, ये हो जाता है, मतलब जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप कर जाता है। वैलेंस बैंड की जो मैक्सिमम वैल्यू थी EV और कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम वैल्यू थी EC, वो EC EV के नीचे आ गया। इलेक्ट्रॉन को कूदना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई, EC EV के नीचे है।
वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स इन केस ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मतलब मेटल्स या गुड कंडक्टर्स जो भी हैं, उनकी कहानी ऐसे ही है। द फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg इज नियरली 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन readily jumps to conduction band from valence band and conducts इलेक्ट्रिसिटी। जैसे होल भी कंडक्ट करते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस जगह को बोलते हैं होल। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे होल्स नीचे, एक्चुअल में होल्स रुके हैं ऐसा दिखता है नीचे। चलो अब आगे लेक्चर में समझेंगे। ये हो गया कंडक्टर्स। अच्छा, एक्चुअल में बोला जाता है कंडक्टर्स की यही कहानी, ठीक है। एनर्जी गैप जो होता है इनका लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अच्छा, फिर आए सेमीकंडक्टर्स। इनमें क्या है, थोड़ा डिफरेंस है इनमें। ये रहा कंडक्शन बैंड और ये रहा वैलेंस बैंड, है दूरी है थोड़ी। इनमें एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है एंड दिस एनर्जी गैप इज नियरली इक्वल टू, या ऐसे ले लो, दिस एनर्जी गैप नियरली इक्वल टू, एग्जांपल देते हैं, शुड बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलते हैं अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा है तो हम मान लेंगे कि सेमीकंडक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में ये एनर्जी गैप होता है नियरली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप जर्मेनियम की बात करो तो जर्मेनियम में ये एनर्जी गैप होता है नियरली 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसको हटा दो, ये कंडीशन है किसी किसी किताब में लिखी, इसको 0 रहने दो, है ना, वरना आप फिर कहोगे 1 से कम है तो कंडक्टर क्यों नहीं बन गया। अच्छा, तो यहां हो गया करीब करीब 0, यहां हो गया 3 से कम हो 0.74, 1.1 ऐसे, बढ़िया, ये भी कंडक्टर अच्छे हैं। अच्छा, अच्छा इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑन एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग इवन एट रूम टेम्परेचर भी काम बन जाएगा। रूम टेम्परेचर पे भी काम बन जाएगा, इतना अच्छा नहीं बनता पर बन जाता है। थोड़ी डोपिंग वोपिंग करते हैं, थोड़ा इसमें इंप्योरिटी डालते हैं और अच्छे से काम बनता है। रूम टेम्परेचर ऑन सराउंडिंग जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। उसके बाद इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्शन बैंड में होते हैं और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ही है यार, बीच में ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंसुलेटर्स में क्या है कि ये बाउंड्री देखो, कंडक्टर्स के लिए कितना 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेमीकंडक्टर्स के लिए कितना लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसुलेटर में यही फासला बड़ा हो जाता है। ये डिफरेंस है साफ साफ, इसमें फासला कम, इसमें उससे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा। इसमें जो एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड का आप देखोगे 5.5, 5.56 दिया रहता है, तो नियरली एनर्जी गैप डायमंड का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये रूम टेम्परेचर पे भी काम नहीं बढ़ेगा, है ना। इट हैज टू बी heated at high temperature to excite, है ना, मतलब जंप कराना वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्शन बैंड। आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे वो ऊपर जा ही नहीं सकता, ये तो फॉरबिडन एरिया, कंडक्शन बैंड तक पहुंचना है, पहुंच नहीं पाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के क्रिस्टल में। कंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड है दे ओवरलैप। सेमीकंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप का डिफरेंस है वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। एग्जांपल दिया सिलिकॉन 1.1, जर्मेनियम 0.74। तो रूम टेम्परेचर पे थोड़ी बहुत अगल बगल सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। थोड़ी इंप्योरिटी और डाल दोगे बढ़िया काम बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में गैप बहुत बड़ा है साहब, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा कह रहे हैं, कई किताबें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा भी लिखती हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। डायमंड का जैसे एग्जांपल दिया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको बहुत हीट करना पड़ेगा। हाँ, बहुत हीट करके इसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को आप कंडक्शन बैंड में पहुंचा सकते हो। एट 0 केल्विन बात करोगे तो सेमीकंडक्टर्स में भी ये बैंड खाली रहता है,
रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच पाते हैं। दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रूम टेम्परेचर वो खाली बने, समझ गए? मतलब दुनिया का कोई भी मटेरियल कंडक्टर बनाया जा सकता है, बट उसको सही अमाउंट ऑफ हीट दे दी जाए तो कोई भी बच्चा सुधारा जा सकता है, उसको सही अमाउंट ऑफ प्यार दे दिया जाए तो यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। वैसे तो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक बताएंगे, बट बेसिकली आपको एक्सट्रिंसिक के अंदर पी टाइप और एन टाइप समझना है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।